चैप्टर 13 राक्षस की पहली झलक। वह चला गया है, किरनी ने कहा। बच्चा घर में सो रहा था और वह पानी के किनारे अकेले बैठा था। सूर्यास्त के समय लेगून से ज्वार निकल रहा था और बंधी हुई नाव की पसलियों से पानी की हल्की सी खनक ही एकमात्र प्रतिक्रिया थी। थककर वह छोटी नाव के पास बैठ गया था, मानो किसी साथी की खातिर, और अपने मुंह में पाइप लेकर पानी में मूंगे के टुकड़े फेंक रहा था। डिक ने उन्हें घास पर इधर उधर फेंक दिया था। वे उसके खिलौने थे, लेकिन वह उनसे बड़ा हो गया था। पश्चिम की ओर चला गया, किरनी ने कहा। उनमें से आखिरी को दूर फेंक दिया और फैलती लहरों को देखते हुए, और भगवान जानता है कि वो उन जंगलों में कहाँ गिरा है। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, पेड़ों को पीटते हुए और चिल्लाते हुए, शिखर के उदय से पहले जहाँ पेड़ रुक गए थे वहां तक शिकार करते हुए, और थके हुए डिक को अपने कंधे पर लेकर वापस लौटते हुए। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि लापता आदमी कहीं विकलांग अवस्था में पड़ा हो, उसके टखने में मोच आ गई हो या पैर टूट गया हो। उसने चिल्लाने की आवाज सुनी होगी और जवाब दिया होगा। लेस्ट्रेंज पश्चिम की ओर चला गया था। वो गिर गया था, शायद उसके दिल की धड़कन रुक गई थी और वो उन जंगलों में कहीं खो गया था, खोज से परे। अब अपनी कोहनी पर झुके हुए, अपने पाइप को, जो बुझ चुका था, अपने दांतों के बीच दबाए हुए, किरनी अपने सामने बहते पानी को घूर रहा था। बाहर जाने वाली लहरों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसमें होने वाले भंवर उसकी परेशानी का हिस्सा लग रहे थे। रानाटोंगा वापस नहीं लौटा था। लेस्ट्रेंज निश्चित रूप से उन जंगलों में कहीं न कहीं मर चुका था, और यहाँ वह बच्चे के साथ अकेला रह गया था। इस सब का अंत क्या होने वाला था? आज रात चट्टान की आवाज बहुत तेज थी, और उसका मन, पीछे की ओर यात्रा करते हुए, उस रात की रोलर्स की आवाज को फिर से पकड़ लेता है, जो बहुत पहले हुई थी। वो उन्हें अभी भी सुन सकता था, समान अंतराल पर, गंभीर, शोकपूर्ण। हाँ, रानाटोंगा किसी भी तरह के संदेह से परे चला गया था। लेस्ट्रेंज जहाज की तरह चला गया था, और यहाँ वह बच्चे के साथ अकेला रह गया था। और इस सब का अंत क्या होने वाला था? एकाग्र विचार के लिए बहुत थक जाने के कारण सामान्य प्रस्ताव उसके मन में शिथिल और अस्पष्ट रूप से उभर रहा था। अनुत्तरदायी, उससे अधिक किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा था। उस अन्य प्रस्ताव से अधिक कुछ नहीं जो प्रकृति ने एक या दो बार उसके सामने रखा था, जिससे वह स्वयं से पूछ रहा था, वे तारे क्या हैं? तभी अंधेरे में एक भयावह जम्हाई सुनाई दी, किसी के लेगून में थूकने की आवाज, और एक आवाज जो बड़बड़ाती हुई और गहरी थी, जो घिरती हुई रात को संबोधित कर रही थी। वो खूनी वेश्या। किरनी उठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी परेशानियां रानाटोंगा की पीठ पर लाद ली थीं। नाविकों के साथ ऐसा ही होता है। जहाज पर दुर्भाग्य, खराब भोजन, अधिकारियों की परेशानी या केप हॉर्न के मौसम की शिकायतें शायद ही कभी उचित जगह पर संबोधित की जाती हैं। जहाज सब कुछ ले लेता है। वह वेश्या। अगर वह रानाटोंगा पर सवार न होता तो ये सब नहीं होता। क्षण भर में ही संध्या का समय रात में बदल गया और मानो कोई दरवाजा बंद हो गया हो। समुद्र से आने वाली हवा थम गई और लेगून का पानी शांत हो गया। किरनी से ठीक पहले पश्चिमी तालाब था, जो 10 से 6 फैदम गहरा था, जिसके आगे टूटा हुआ पानी था, जिससे रीफ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। तालाब आबनूस की तरह काला था, आबनूस पॉलिश और सितारों की रोशनी से चांदी जैसा। जैसे ही नाविक ने उस पर नजर डाली, उसने सतह के नीचे प्रकाश की एक लंबी पतली रेखा को हिलते हुए देखा। यह एक गहरे समुद्र का पाला था, जो 6 फीट लंबा था, तलवार की तरह सनकरा, एक मछली जो शायद ही कभी लेगून के पानी में प्रवेश करती है, और रात के अलावा कभी नहीं। बाहरी समुद्र से आया ये फॉस्फोरसेंट भूत एक बड़े वक्र में तालाब के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ, फिर चांदी सुनहरे बुलबुलों की एक श्रृंखला के साथ गायब हो गया। रात में, खास तौर पर जब चांद नहीं होता, तो आप लेगून की मछलियों को पानी के नीचे भूतिया छाया की तरह देख सकते थे। फॉस्फोरसेंस अलग अलग था। आज रात ये तीव्र था, और जैसे ही पला गायब हुआ, एक गैराफिश चमकती हुई आई, जिसका पीछा एक ब्रीम ने किया जो उससे 3 गुना बड़ी थी। ब्रीम ने फॉस्फोरसेंट प्रकाश के चक्कर में गैराफिश को पकड़ लिया। यह आतिशबाजी के बीच की लड़ाई की तरह था, जो एक चमकदार धुंध में लुप्त हो रहा था।
जैसे जैसे हमलावर और हमलावर पुल की ओर आगे बढ़े, धुंध एक पल के लिए बनी रही, धीरे धीरे लुप्त होती गई और छंट गई। ये खून था। किरनी पल भर के लिए सब कुछ भूलकर लेगून की रात की जिंदगी को देखते हुए खड़ा था, जो दिन में कभी नहीं दिखाई देती थी। बड़ी हीले आग से भरी हुई गुजरी और एक विपरे, एक गज की दूरी पर बार बार मुड़ती हुई, जैसे कि एक इत्मीनान से हवा से उड़ता हुआ पत्ता। तभी तालाब के गहरे प्रवेश द्वार से ऊपर देखने पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जो मछली नहीं था, कुछ ऐसा जो आज रात लेगून के तल पर चल रहा था और अपने आगे पीछे आतंक फैला रहा था, जिससे एक क्षण में तालाब काला हो गया, मछलियों का कोई नामो निशान नहीं रहा और केवल एक नई मछली ही दिखाई दे रही थी। किरनी ने जो देखा वह बिल्कुल एक बड़े ओक के पेड़ की टहनी की तरह था, जिसकी शाखाओं और जड़ों को काट दिया गया था, जो फॉस्फोरेसेंस से चमक रहा था और स्पंदित हो रहा था और पूल के तल पर एक बिल्ली की तरह रेंग रहा था। इसके अग्रभाग में दो चौड़े लैंप पन्ना की रोशनी से जल रहे थे, कभी चमकते, कभी धुएं के रंग के, और लैंप के चारों ओर से आधार पर 1 फुट मोटी सर्पीली शाखाएं पानी में फैली हुई और उलझी हुई थीं, खोज रही थीं, महसूस कर रही थीं, खोज रही थीं, कभी पंखे की तरह बाहर निकल रही थीं, कभी मेडुसा के बालों की तरह ऊपर नीचे हो रही थीं। यह एक बैरल के आकार का 10 पैर वाला प्राणी था, जिसकी लंबाई 25 फीट तथा परिधि 10 फीट से अधिक थी। ये रात के समय बाहरी चट्टान के नीचे किसी गुफा से निकला था और या तो चट्टान के पार या फिर दरार के रास्ते लेगून में चला गया था। जब उसे उस चीज का पूरा नज़ारा मिल गया, तो किरनी के लिए एक नज़र ही काफी थी। वह मुड़ा और घर की ओर चल पड़ा। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था और वह उसके पास जाकर बैठ गया। उस नज़ारे के बाद डिक भी उसके साथ था, और हालांकि बच्चा बिना किसी आवाज़ या हरकत के सो गया था, लेकिन ये जानकर कि वह वहाँ है, अकेलेपन का एहसास कम हो गया। लेस्ट्रेंज के बिस्तर पर अपनी तरफ से लेटकर वह दरवाज़ा देख सकता था, और दरवाजे के पीछे सितारों से भरी रात खड़ी थी, मानो उसे देख रही हो। अगर वह चीज़ लगून से बाहर आ जाए और उन 2 लैंपों के साथ द्वार पर प्रकट हो जाए, भगवान! उसने लेस्ट्रेंज के बारे में सोचकर उसे भूलने की कोशिश की, और फिर रंटोंगा के बारे में सोचकर लेस्ट्रेंज को भूलने की कोशिश की। बोवस, बुली स्टावर्स, जेरडेन, पूरी फॉक्सल भीड़ उसके सामने प्रकट हुई, पहले व्यक्तिगत रूप से, फिर सामूहिक रूप से, और वे उसे स्वप्नलोक में ले जा रहे थे। तभी एक आवाज़ ने उसे पुकारा। ये लेस्ट्रेंज की आवाज़ थी, पतली और दूर से आती ग्रामोफोन की आवाज़ जैसी। अपनी कोहनी पर टिके हुए वह सुनता रहा, कुछ नहीं। फिर वह पीछे की ओर झुक गया, फिर भी सुनता रहा, कुछ नहीं। अगली सुबह जब वह जागा और सुबह की चमकदार धूप में बाहर निकला, तो उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे किसी व्यक्ति या किसी संकेत की तलाश में हो, जो उसे लापता व्यक्ति के भाग्य के बारे में बता सके। लेकिन सुबह के प्रकाश में लेगून इतना नीला था मानो उसने उसे पिछली रात का भूत कभी नहीं दिखाया था, और ईश्वर के बगीचे के वृक्षों में उस आकृति का कोई संकेत नहीं था जो बागों के बीच में थके हुए हृदय से मृत पड़ी थी।